हमें पृथ्वी का निरीक्षण सुदूर संवेदन तकनीक से करने की आवश्यकता क्यों है? वाई वी नीड टू ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये हमारा टॉपिक होगा आज का। इसमें हम ये करेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर सैटेलाइट से दूर से हमारी पृथ्वी को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? सभी देश, विकसित देश तो कई सालों से करते आ रहे हैं, किंतु अभी जो अविकसित देश है वो भी चाहते हैं कि हम भी जो है पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करें और अपने देश को डेवलप करें। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम देखेंगे कि कुल मिलाकर के सबसे अचंभे की बात है कि हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी इंट्रिकेसीज है, इसके अंदर इतने उलझने हैं कि बहुत ज्यादा है। कई बार हम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं, फिर जो है हम कामयाब नहीं हो पाते, फिर कामयाब होते हैं और फिर भी हम कोशिश करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या है तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी जो बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब मैं एक एग्जांपल इंडिया का देता हूं। भारत के अंदर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस वक्त लगभग हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी और आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और बढ़ती ही जा रही है। अब इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 3 गुना 4 गुना बढ़ती जा रही है, तो हमें संसाधन भी उतने ही जरूरत होगी उसकी पूर्ति के लिए। जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे हम, तो हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब इन संसाधन के ऊपर ही सारी चीज टिकती है। जैसे खेती की बात करेंगे तो इसमें स्थलमंडल है। इस स्थलमंडल को देखेंगे तो 4 गुना स्थलमंडल हमें चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है तो मान लीजिए 4 गुना जनसंख्या बढ़ रही है, 4 गुना ही स्थलमंडल चाहिए। किसके लिए चाहिए? सेटलमेंट के लिए चाहिए, उनके निवास स्थान के लिए चाहिए। गांवों में, शहरों में जो खेती की जमीन है वो चारों ओर से बढ़ती जा रही है, उनका एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ हम डेवलपमेंट के काम करते हैं। रोड्स है, रेलवे लाइन्स है। जब एक पट्टी में काम चलता था रोड्स में, आज 4-4 पट्टियों बढ़ाते जा रहे हैं और भी चौड़ा करते जा रहे हैं सड़कों को। और जो है इस तरह से हमारी क्या हुआ, नहरें हैं, नहरें खुद रही हैं, तालाब हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं और अन्य प्रकार की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो जमीन तो लिमिटेड है, इसको जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब स्थलमंडल जितना है उसमें आप निकाल लीजिए धीरे धीरे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो खेती की जमीन है वो कम होती जा रही है और हमें फूड जो है उसके लिए, जनसंख्या के लिए 4 गुना ज्यादा चाहिए। तो सीमित जमीन के अंदर अब इस तरह का सिस्टम किया जाए कि हमारी तो इससे क्या होगा, अगर हम सीमित जमीन है, जनसंख्या ज्यादा हो रही है तो हमारे पास अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे कि हमारे पास जलवायु की समस्या हो जाएगी, हमारे पास एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगा जनसंख्या बढ़ने से। कारण क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें हमारा जो विभिन्न कार्य के इंडस्ट्री धुआं है वो निकलेगी। हमारे यातायात के साधन है उनसे धुआं निकलेगी, कोल से, पेट्रोलियम से, डीजल से व्हीकल चल रहे हैं तो इनसे वायुमंडल प्रदूषित होगा। इसके साथ साथ जहां हम ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारे पास जो है जमीन कम होती जा रही है, तो हम क्या करते हैं, 1 एकड़ में जहां पर कम पैदावार होती थी, हम चाहते हैं कि 1 एकड़ में 10 गुना पैदावार हो। उसके लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में है ट्रैक्टराइजेशन का प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग, इरिगेशन फैसिलिटीज का प्रयोग करेंगे हम जो है हर प्रकार से, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें हम करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज का प्रयोग करेंगे और जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग करेंगे, तो हम कम जमीन में भी कई गुना पैदावार लेने लग गए हैं। अब इसके साथ साथ ये करेंगे तो दूसरी समस्या दूसरी पैदा हो गई है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गई है। कि हरियाणा के अंदर ये हालत हो गई है कि जहां हमारे जो पेड़ पौधे वो कटने लगे हैं। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के लिए खेत खेत में पेड़ों को उखाड़ करके उनको साफ किया जाता है ताकि हम अच्छी तरह से ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सके और हर प्रकार से पानी देंगे तो उसमें असुविधा ना हो, और नहरों का प्रयोग करेंगे ताकि हम दूसरे स्थान पर हम नहर ले जा सके। इस प्रकार से पेड़ पौधे कम हो गए, एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, एक तरफ पेड़ पौधे होते, जहां पर जो है सिस्टम क्या होना चाहिए, टोटल जमीन का 33% एरिया वनों का होना चाहिए ताकि जो जनसंख्या है उसके लिए इकोसिस्टम बैलेंस इम्बैलेंस ना हो। उदाहरण के रूप में मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूं कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो आदमी ज्यादा बढ़ रहे हैं, किंतु पेड़ पौधे भी उसी अनुपात में होने चाहिए, किंतु पेड़ पौधे क्या है, बहुत तेजी से घटते जा रहे हैं।
और इनका दोनों का इकोसिस्टम इंबैलेंस कैसे हो रहा है? पेड़ पौधे पूरे होते थे पहले, तो मनुष्य के सांस में कार्बन है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो इसके साथ साथ धुआं वगैरह है हर प्रकार का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो विभिन्न प्रकार के उन चीजों से निकलती है, पेड़ पौधे से, आग जलने से निकलती है, तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। अगर बराबर बराबर होगा सिस्टम कि भी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु हमारे क्या होगा, कार्बन की मात्रा तो ज्यादा हो गई है और पेड़ पौधे कट गए, तो उसको ग्रहण करने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, तो हमारा वायुमंडल क्या होगा? गर्म हो जाएगा, गर्म हो, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे मानसून जो आना समय पे आना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। हमारे पास जो है, जहां अट्रैक्शन होना चाहिए थे पानी का हमारे पेड़ पौधे के कारण से स्थल भाग पे, वो रुक जाएगा, और उसके कारण से क्या होगा? ड्रोट की समस्या पड़ जाएगी, सूखी की। अभी हम देखते हैं क्लाइमेटिक चेंज क्यों हो रहे हैं, सारे यही हो रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, इसके कारण से हमारी समस्या आ रही है सूखे की या बाढ़ की। अचानक बाढ़ की समस्या हम देखते हैं कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। जैसे कि केदारनाथ के अंदर 2012 के अंदर मैंने स्थिति देखी थी कि उस वक्त जो है लोग सारे एसी का प्रयोग करके केदारनाथ के ऊपर पहुंच गए। एसी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा फेंकती है और ऑक्सीजन को करके ठंडा करती है। तो वहां पर जो है इतना ह्यूमिडिटी बन गई थी कि वहां बादल एकदम जो है, वहां जहां एकदम फट गए बादल, और फटने से क्या होगा, जितने व्यक्ति थे वो लगभग 50,000 के करीब या लाख व्यक्ति जो है बह करके हमारे नीचे गिर गए। ये क्या क्या कारण क्या हुआ? अधिक जनसंख्या के कारण से ऐसा हो पाया। उस स्थान पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से हमारे बादल फट गए थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पानी की कमी होती जा रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण से, तो उसमें भी हमारे पास जो है पीने के पानी की समस्या होती जा रही है, इरिगेशन की समस्या पैदा होती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, वायु की समस्या भी यही होती जा रही है। मैं अभी बता रहा था, जहां पानी को इतना समझते थे कि सस्ता मानते थे कि पानी जैसी कोई चीज पतली नहीं है, और उसको फ्री मानते थे, आज हम पानी सबसे बोतल में लेते हैं तो पानी बहुत महंगा मिलता है, 20-20 रुपए में एक बोतल मिलती है, जहां पर ये फ्री होना चाहिए था। ऑक्सीजन जो हमारे पास फ्री होती थी, भी ऑक्सीजन को सब फ्री मानते थे, लेकिन आज हमारी सबसे महंगी ऑक्सीजन हो गई है। कोरोना काल के अंदर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो कई कई हजार, 50-50-60-60 हजार रुपए में लेने के लिए मुश्किल हो गई थी। दिल्ली जैसे स्थान के अंदर तो कई बार छुट्टियां करनी पड़ती बच्चों के लिए, ताकि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से ज्यादा बढ़ने के कारण से हमारा एयर पोल्यूशन हो जाता है और सांस की समस्याएं विभिन्न प्रकार पड़ जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं स्थलमंडल हमारा जो है कम होता जा रहा है, खेती की कमी हो रही है। वायुमंडल है, जलमंडल है, उसमें हम देखते हैं पानी की कमी होती जा रही है, जहां पर अंडरग्राउंड वाटर निकाल जाए, और स्थलमंडल, जल और वायुमंडल हमारा जो प्रदूषित होता जा रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा कहेंगे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए हम सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी चीजें हैं उनको प्रॉपर वे से अगर मेंटेन करेंगे तो हमारा ये सारी चीजें समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके, उसका जो है सिस्टम बना करके प्रॉपर मैनेजमेंट अगर करेंगे तो हम जो है किसी प्रकार की समस्या से सॉल्यूशन उसका हो सकता है। इसीलिए रिमोट सेंसिंग से हम ये देखेंगे कि जहां पर स्थल मंडल है वो बेकार पड़ा हुआ है, उपजाऊ नहीं है, उसको उपजाऊ कैसे बनाया जाए, कितनी स्थान हमारा खेती का है उसको डेवलप कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, पृथ्वी को देखने के लिए, रिसोर्सेज वगैरह को देखने के लिए जो भी साधन है उसको प्रॉपर वे से कैसे ढंग से करेंगे, और ढंग से करेंगे तो हमारे आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, भविष्य की जो जनसंख्या है उसके लिए हम सफिशिएंटली, हम अच्छी तरह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी तो बहुत ज्यादा वो है। जैसे खेती की बात आती है, स्थल मंडल पे आती है कि खेती की जमीन, हरियाणा का एग्जाम्पल लूंगा, तो हरियाणा के अंदर तो पेड़ पौधे 5% से भी नीचे रह गए, जबकि 33% एरिया होना चाहिए था। तो इस हिसाब से अब क्या करेंगे, सरकार इसके लिए कर रही है कि जो व्यक्ति पेड़ पौधे लगाएंगे अपने खेत में, तो उसमें फलदार पौधे लगाएंगे तो उसमें क्या हो, उनको पैसा भी देती है कि आप पेड़ पौधे लगाइए, ताकि हम खेती भी हमारी हो, फलदार पौधे भी हो जाएंगे, तो एनवायरमेंट भी मेंटेन हो पाएगा। और मेरा फसल मेरा ब्यौरा, इस तरह की उसमें बेनिफिट देते हैं किसानों को, ताकि हम ज्यादा ज्यादा जो है बढ़िया क्वालिटी के हम मेंटेन रख पाए, खेतों को बढ़ाएं, हमारी पैदावार को बढ़ाएं। अब यहां देखते हैं कि यहां एक एग्जांपल है, मैं इसका देता हूं कि किस तरह से हम फूड ग्रेन, इंफॉर्मेशन फॉर इंक्रीजिंग फूड ग्रेन सप्लाई। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि जनसंख्या हमारे जो हरियाणा की बात करते हैं,
तो हमारे पास मैंने बताया था जमीन खेती की कम होती जा रही है, किंतु उसके लिए जो जनसंख्या है उसके लिए हम सफिशिएंटली हम खेती भी करें तो कैसे करें और फूड ग्रेन को इंक्रीज कैसे करें। और वो रिमोट सेंसिंग से, ये रिमोट सेंसिंग में ये बताता है कि किस स्थान पर कितनी जमीन है और कितनी खाली है, कितनी बेकार है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि अन्य काम भी हो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी हो और अन्य काम भी हो और सोशल डेवलपमेंट भी प्रॉपरली चलता रहे और हमारी कोई कमी ना रहे। हमारे स्कूल कॉलेज के लिए भी जगह हो, आने जाने की जगह भी हो और सारी चीजें हो, हमें शुद्ध पानी मिले, शुद्ध वायु मिले, शुद्ध रहने के लिए स्थल मंडल भी मिले और खेती बाड़ी के लिए। इसके लिए हमारा है पहला एग्जाम्पल ये है भाई, ये है इनके फूड सप्लाई कैसे बढ़ाएं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। एक तो यह कि प्रेजेंट एरिया अंडर क्रॉप, पहले हम देखें प्रेजेंट एरिया अंडर क्रॉप कितने स्थान के ऊपर एरिया में है। उसके लिए लैंड यूज पैटर्न, पैटर्न क्या है, पहले हमारे पास जमीन तो है लेकिन हम लैंड यूज पैटर्न कैसे करें। पहले एक फसल होती थी साल के अंदर, क्या हम एक फसल ले रहे हैं, कौन से स्थान पे एक फसल ले रहे हैं, कौन से में 2 ले रहे हैं, कौन से में 3 ले रहे हैं। 1-2 का मतलब है खरीफ और रबी प्लस में अब जायद तीसरी फसल जिसमें सब्जी वगैरह बोलते हैं 2 महीने के लिए। तो अब जो है ये हो गया, अभी जहां फसलें खाली पड़ी हुई थी एक ही फसल लेते थे, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी बताओ 3 फसलें लोगे तो आपकी कम जमीन में भी पैदावार कई गुना होगी। इसके साथ साथ दूसरा है अरेबल लैंड, अरेबल वेस्ट लैंड है, बेकार जमीन का है, जैसे पहाड़ी इलाके क्षेत्र है या कटी फटी जमीन है उसको कंजर्व करो, कंजर्वेशन जो है उसका हो रहा है तो उसको सही ढंग से बनाओ। तो संरक्षण करेंगे जमीन का तो हम पैदावार उसमें ज्यादा ले सकते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके के अंदर कई बार जो है बड़ा बड़ा कटाव पैदा हो जाता है और किसान के पास पैसा नहीं होता है या सैंड ड्यून्स ज्यादा होते हैं, तो लेवलिंग करने के लिए सरकार उसके पास पैसा देती है कि भाई जो बेकार जमीन उसको ठीक किया जाए, या अनुपजाऊ है उसके अंदर जो है फर्टिलिटी डाल करके सरकार उसको सब्सिडी में बेनिफिट देती है। तो इस तरह के उपाय, एक तो ये है कि हम जमीन ही अपनी जो है बढ़िया बनाए। दूसरा है कि इंपोर्ट फूड ग्रेन, अगर हम ये देखें कि हमारा देश है कोई बात नहीं, हम इंडस्ट्री भर दें साथ और हम सारा अनाज विदेशों से इंपोर्ट करेंगे, दूसरा ये है, और हम स्टॉक कर लें, दूसरा एग्जांपल ये है। लेकिन ये बढ़िया सिस्टम नहीं है। इंपोर्ट अनाज, कोई भी देश जिससे हम अनाज ले रहे हैं उसके ऊपर कोई आफत आ जाए या उसके पास कोई बात हो जाए या युद्ध हो जाए आपस के अंदर, तो आना जाना बंद हो जाएगा, और आना जाना बंद हो जाए तो आपको अनाज तो नहीं मिल पाएगा। और कोई भी देश कभी भी अचानक कह सकता है मैं फूड सप्लाई नहीं करूंगा, तो फिर क्या करोगे आप, अनाज सप्लाई नहीं करूंगा। जैसे कि उदाहरण के अंदर 1965 के अंदर सुनते हैं हम कि 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने कह दिया था कि हम फूड सप्लाई, हम फूड ग्रेन जो है हम नहीं देंगे, आप युद्ध को रोक दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि हम जो है अपने हकों की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन हम इस तरह इसमें नहीं रहेंगे कि आप हमारे फूड ग्रेन को जो है रोक देंगे, आप रोक लीजिए, हम इसमें बहकावे में आने वाले नहीं है। और उन्होंने अपने देशवासियों को कहा था कि हम 1 दिन का उपवास हर हफ्ते में करेंगे, तो उससे जो फूड ग्रेन होगा वो बच जाएगा और हम ज्यादा समय में अपने फूड ग्रेन की सप्लाई कर पाएंगे। और जब तक जो है हम अपना अल्टरनेटिव ढूंढा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया 1966 के अंदर, हमारे स्वामीनाथन जी जो साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर के, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी किया। उसमें हरियाणा और पंजाब को, जहां पूरा देश के अंदर जो है इंपोर्ट की समस्या हो रही थी अनाज की, 2 स्टेट्स ने ही इतना फूड सप्लाई कर दिया सरप्लस में कि हमारे पूरे देश को जो है अन्न की कोई समस्या नहीं रही, अन्न का भंडार होने लगा। और आज हम देख भी रहे हैं कि आज जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लाई सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इरिगेशन। तीसरा है इंप्रूव एग्रीकल्चर इनपुट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ज्यादा करो, जहां एक फसल है वहां पर 2 या 3 फसलों का इस्तेमाल किया जाए। फर्टिलाइजर्स फॉर यील्ड्स, और हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की बजाय तो आजकल तो ऑर्गन की खेती हो रही है, तो उससे जो है हमारे पास ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो हम देखेंगे कि कहां पर जरूरत है तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज के फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और उसमें कम जमीन में भी हम कई गुना पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार के साधन है, किंतु इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़िया मैं नहीं मानता हूं। अपने ही देश के अंदर जो जमीन है उसी को कई गुना पैदावार करके अपने स्टेटस को बनाए रखा जाए। तो ये हमारा सिस्टम है। अब ये देखते हैं कि इसी प्रकार से ये ऊपर से जो सैटेलाइट है वो सारी चीजों का बताता है किस स्थान पर वायुमंडल हमारा जो खराब है,
किस स्थान पर जो है किस चीज की कमी है, ये सारा सैटेलाइट से हमें पता चल जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो है क्षेत्र हैं उसमें रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता जा रहा है, जिसमें कि आज के समय के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना बहुत ही जरूरी है। मैं संक्षिप्त रूप से ये देखूंगा कि किस किस स्थानों के अंदर रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है। संक्षिप्त रूप में बोलूंगा, बाकी तो ये लंबे 1 घंटे का पीरियड है। फिर भी मैं ये बताऊंगा कि रिमोट सेंसिंग हर क्षेत्र में अब जरूरी हो गया। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, भाई हम ये देखेंगे, ऊपर से देखेंगे सबसे कि किस पूरे वर्ल्ड का भी हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक से यूज कर सकते हो। अपने अपने देश वाले करेंगे तो सफिशिएंट है। हमारे भारत की बात आएगी तो हम देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर उसका नक्शा बनाएंगे स्टेट वाइज भारत में, तो हम देखेंगे जिस स्टेट के अंदर फॉरेस्ट कम है वहां पर फॉरेस्ट ज्यादा लगाए जाए। और नहीं तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट की समस्या पैदा, अभी मैंने बताया था, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए सारा चित्र जो है रिमोट सेंसिंग प्रदान करता है और हम उसके लिए मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हमारे जो है एयर पोल्यूशन की समस्या दूर हो जाएगी। ये हमें किससे पता चलता है? सिर्फ रिमोट सेंसिंग टेक्निक से पता चलता है। दूसरा एग्रीकल्चर की मैंने अभी बताया था, लैंड यूज पैटर्न को सारा रिमोट सेंसिंग पता था, कितनी जमीन है और कहां कहां है, 1 फसल 2 फसल है, कितनी फसल है, उसके लिए भी हमारा जो है सारा एग्रीकल्चर का सारा क्रॉप हाई यील्डिंग वाला क्रॉप मैनेजमेंट करने के लिए रिमोट सेंसिंग हम पता चलता है। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे कोई समस्या नहीं रहती। इसी प्रकार से हाइड्रोलॉजी में वाटर रिसोर्स असेसमेंट करेंगे कि हरियाणा के एग्जांपल में देता हूं, पूरे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं तो उत्तरी हरियाणा के अंदर हमारे पास जो ना नहरों का जाल बिछा हुआ है, वहां नहरों से एग्रीकल्चर हो रही है, इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है। दक्षिणी हरियाणा के अंदर अभी नहरों का जाल क्या है, नहरों से पानी नहीं आता यहां पर। तो समस्या क्या है, हम अंडरग्राउंड वाटर लेकर के और ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं तो हमारा पानी बहुत गहरा जा रहा है। अब गहरा पानी जा रहा है, कम पानी है, तो पीने के पानी की समस्या हो रही है। तो अब दोनों का बैलेंस क्या है? अभी हमें ये पता चलेगा, भाई हमारा वाटर रिसोर्स असेसमेंट कर लिया हमने कि हरियाणा के अंदर तो कोई समस्या है ही नहीं। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर लिया जाए पानी का तो कोई समस्या नहीं है। सरप्लस पानी जो उत्तर का है, यदि हम दक्षिणी हरियाणा के अंदर भेज देंगे नहरों का पानी, तो हमारा भूमिगत जल है वो ऊंचा आ जाएगा, और ऊंचा आ जाएगा तो हम ट्यूबवेल से पानी निकालते, उससे बढ़िया काम हो जाएगा। और से उत्तर भारत में जो वाटर लोगों की समस्या है वो दूर हो जाएगी, तो दोनों का बैलेंस बन जाएगा। हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट साउथ में भी हो जाएगी, उत्तर में भी हो जाएगी, तो कोई समस्या तो है नहीं। तो मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है अगर करेंगे तो हरियाणा के अंदर कोई समस्या ही नहीं पड़ेगी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए, बराबर होगा, तो हमारा सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी और नदी नाले कहां पर आ रहे हैं उनको प्रॉपर वे से इस्तेमाल किया जाए। इसी प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी में, जियो साइंसेज में जियोग्राफिकल स्टडी यूजिंग आर्कजीआईएस एंड डिजिटल बोर्ड। अब हम जो हर प्रकार की स्टडी जो करते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, आजकल जो हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक से ही कर रहे हैं। एक लेक्चर जो दिल्ली में बैठा हुआ वो सारे इंडिया के अंदर कहीं भी जो अपना इंस्ट्रूमेंट स्थापित कर देता है और लेक्चर देना शुरू कर देता है। कई किलोमीटर दूर, हजार किलोमीटर दूर तक भी हम जो है हर प्रकार के ब्रॉडकास्टिंग वगैरह सिस्टम सारे चीज सुन रहे हैं। ये सारा क्या है? रिमोट सेंसिंग के कारण तो है ही। रिमोट सेंसिंग से अंतरिक्ष जो सैटेलाइट है वो छोड़ रहे हैं, जब तो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था, कैसे हो पाता है? वायरल हो जाता है, कोई मैसेज आज डालते हैं तो पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाता है। तो ये सारा रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट चल रहे हैं, तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल करना जरूरी समझते हैं। हर क्षेत्र के अंदर इसका इस्तेमाल होना जरूरी हो गया। ह्यूमन सेटलमेंट की बात है, हम ये देखेंगे कोई शहर है तो वो कितना है और कितना बढ़ता जा रहा है, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से बसा है, नहीं बसा हो तो उसको प्लानिंग से, टाउन प्लानिंग देखेंगे, उसके पे कैसे कॉलोनी बसाया जाए, उसके रूल रेगुलेशन बनाया जाए, तो प्रॉपर वे से हम सेटलमेंट बना सकते हैं। इसी प्रकार से ओशिनोग्राफी में, लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में, और आजकल ये भी देखते हैं मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। आज तो हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में वैसे तो इसका रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल होता जा रहा है तकनीकी का, लेकिन यूक्रेन युद्ध और रशिया के युद्ध ने तो कमाल ही कर दिया। उसमें यही दिखा दे, सिर्फ वो नहीं पता था तो भी, कि ड्रोन जो है युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें मानव नहीं है, और 1300 किलोमीटर दूर जाकर के अंदर जो है अटैक कर देते हैं। ये क्या है? सारा रिमोट सेंसिंग। जिस दिन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो युद्ध भी हमारे जो पुराने कन्वेंशनल होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं होंगे। हमें मिसाइल्स वगैरह सारा रिमोट सेंसिंग जुड़ा हुआ है, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से। तो इसलिए हमारे इंटेलिजेंस है, किसी देश के अंदर क्या है, कितना बारूद है, कितने आदमी है लड़ने वाले, वो सारा किससे जुड़ा हुआ है? सारा हम ऊपर से असेसमेंट कर सकते हैं, रिकॉग्निशंस का पहचान कर सकते हैं। किस देश के अंदर सैटेलाइट ऊपर से ये बता देगा कि इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल हैं इस देश के अंदर, और अटैक करना है तो युद्ध के अंदर तो इसका इस्तेमाल हो ही रहा है बड़ी तेजी से, आप देख रहे हैं रोज के रोज।
तो ये हम हर चीज, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं साइक्लोन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, ये सारे हम रिमोट सेंसिंग से तुरंत पता चल जाता। पहले तो हमें पता नहीं चल पाता कितने आदमी मर गए, कितने नहीं मर गए। आजकल हम भूकंप, ये हमारा साइक्लोन्स आ जाते हैं, चक्रवात आ जाते हैं, तो तुरंत हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से एडवांस बदले, ये चक्रवात इतनी गति से आ रहा है और आप अपना बचाव कर लीजिए। इसी प्रकार से समुद्रों के अंदर भी तूफान आते हैं, तो हम पहले ही बता देते हैं भाई 24 घंटे 72 घंटे से पहले ही कि तूफान इतनी तेजी से आ रहा है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो आगे अपना जगह बदल लें और बाद में तूफान निकल जाए तो वापस अपनी मछलियों को पकड़ लें। इसी प्रकार से लैंडस्लाइड से पहाड़ों के अंदर बड़ी तेजी से लैंडस्लाइड और रास्ते रुक जाते हैं बारिश के अंदर, कई बार तो ऊपर से पहाड़ जो है गिर जाते। पहाड़ तो क्या होता है हकीकत में, नए पहाड़ हमारे हिमालय के, इसमें मिट्टी होती ज्यादा है और पानी गिरता है तो मिट्टी के साथ साथ वो ऊपर से ढलान हो जाती है और सारा रेत के साथ पत्थर वगैरह भी थोड़े थोड़े आ जाते हैं, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है। हमारा अरावली पर्वत है, ये तो सॉलिड है, इसमें तो पत्थर नहीं गिर पाएंगे। और जहां पर, क्योंकि तो बहुत करोड़ों सालों से पानी जो ऊपर की मिट्टी तो बह करके नीचे आ चुकी है, किंतु वहां हमारे हिमालय है वो नया है, करोड़ों सालों पुराना ही है, तो उसमें अभी भी मिट्टी के साथ साथ मोटे मोटे कण है जो पानी के साथ बह करके हमारी सड़कों पर आ जाते और ब्लॉक कर देते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की हमें हर क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां रिमोट सेंसिंग की जरूरत ना पड़ती हो। और मैं ये कहता हूं कि आजकल हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के असली कारण तो है जनसंख्या के बढ़ने के कारण से समस्या हो रही है। और एनवायरमेंट पोल्यूशन, जब मान लीजिए, जब पर्यावरण प्रदूषण कब माना जाएगा, जब जो है कोई चीज चीप बिकम्स चीप, यानी सस्ती चीज जब महंगी हो जाए तो आप समझ लीजिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। और आप देख भी रहे हैं, लास्ट के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पानी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए था, आज महंगा हो गया। तो चीप थी, बहुत सस्ती थी, बिकम्स चीप, मुख्य हो गई पानी, तो लड़ाई होती है इसके ऊपर। तो दूसरा है स्थलमंडल, जो पहले मानते बहुत ज्यादा है, 2006 से पहले तो जमीन को बहुत सस्ता मानते, 3-3, 4-4 हजार के अंदर जो है काफी जमीन आ जाती थी। और आज हम 3-3 लाख और 3-3 करोड़ में एक एक जमीन, एक एक जो है हमारी कनाल है वो नहीं आती। तो जो चीज सस्ती थी वो कितनी महंगी होगी, लेना मुश्किल है। पानी की बता दी, स्थल की बता दी, और फूड ग्रेन्स की बात आप देखेंगे, सब्जियां इतनी महंगी हो रही है हर प्रकार की। तो कुल मिलाकर कोई भी चीज है वो सस्ती जब महंगी हो जाए तो एयर पोल्यूशन या मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन हो चुका है। इसको मेंटेन करने के लिए रिमोट सेंसिंग हमारा बड़ा कारगर सिद्ध होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।